Hey, I am Lisa. Study together macroeconomics. But you know what is economy? Economy क्या होती है? Hey, I know. Have a look at this. To live a life, we human beings needs so many things. So we can say every human being wants goods and services to satisfy their needs. लेकिन ये गुड्स और सर्विसेज आएंगे कहाँ से? इंसान की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? बहुत समय पहले, नहीं, बहुत समय पहले इंसानों ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गुड्स खुद से बनाना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने खेती की, कुछ लोगों ने जूते बनाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ और काम किया। ऐसे करके लोगों ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिए। फिर आपस में अपनी नीड्स के हिसाब से गुड्स बांट लिए, जिससे सबकी हर जरूरत पूरी हो सके। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं और इसको ही इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी मीन्स एक ऐसी प्लेस जहां हाउसहोल्ड्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन हो, फिर प्रोड्यूस्ड गुड्स का एक्सचेंज हो, जिससे सारे लोगों की हर जरूरत पूरी हो सके। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। इकोनॉमी में वैल्यू किस चीज की है? गुड्स और सर्विसेज की, क्योंकि लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए गुड्स और सर्विसेज की ही जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर जो क्रॉप्स ग्रो करता है, उसे शूज की नीड है। वो अपनी कुछ क्रॉप्स लेकर एक शू मेकर के पास जाता है और कहता है, मुझे शूज दे दो और उनके बदले ये क्रॉप्स रख लो। लेकिन शू मेकर कहता है, मुझे क्रॉप्स नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। Hence, farmer is unable to get shoes due to no double coincidence of bonds. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन था। क्या? इन्वेंशन ऑफ मनी। अब ये मनी क्या है? गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मेजर करने के लिए एक यूनिट बना दी, जिसको मनी कहते हैं। मींस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मनी के टर्म्स में मेजर करना। अब इकोनॉमी में सारे ट्रांजैक्शंस मनी के थ्रू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश जो क्रॉप्स ग्रो करता है, उससे अब कोई भी क्रॉप्स आकर खरीद सकता है, उसकी क्रॉप्स की वैल्यू मनी के टर्म्स में पे करके। फिर उस मनी से सुरेश जाकर अपने शूज खरीद सकता है, शूज की वैल्यू मनी के फॉर्म में पे करके। इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट, हाउसहोल्ड्स जिनको नीड्स होती हैं। सेकंड, फर्म्स जो उन नीड्स को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। हाउसहोल्ड प्रोवाइड्स 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड, लैंड। थर्ड, कैपिटल। फोर्थ, लेबर। In return, firm produce goods and sell these goods to households who needs things. Households have to pay a price in return for these goods. From that money, firms have to pay to the factors of production who help in the production of goods. Entrepreneurs get profit, land gets rent, capital gets interest, labor gets salary. This is the circular flow of income in 2 sector economy. लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। हाउसहोल्ड सेक्टर और फर्म्स के अलावा गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर भी होता है। फॉरेन सेक्टर मींस फॉरेन कंट्रीज से जो हम ट्रेड करते हैं
उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। हाउस होल्ड्स और फर्म्स दोनों गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट फर्म्स को कुछ गुड्स बनाने के लिए सपोर्ट करती है, उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड करके। सिमिलरली जो ओल्ड और हेल्पलेस हाउस होल्ड्स होते हैं, उन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विसेज और गुड्स की भी जरूरत होती है, जिनको हाउस होल्ड्स और फर्म्स प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न हाउस होल्ड गेट्स फैक्टर पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज एंड फर्म्स गेट पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ फॉरेन सेक्टर। अदर कंट्रीज से फर्म्स और हाउस होल्ड्स गुड्स और सर्विसेज मंगाते हैं, जिनको हम इंपोर्ट्स कहते हैं। इन रिटर्न वी पे फॉर दीज इंपोर्ट्स। इसके अलावा हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फॉरेन सेक्टर। इन रिटर्न दे गेट पेमेंट्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। फर्म्स ऑल्सो सेल देयर गुड्स इन फॉरेन मार्केट, जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। इन रिटर्न फॉरेन सेक्टर पे फॉर दीज एक्सपोर्ट्स। इसके साथ साथ कुछ ट्रांसफर पेमेंट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुरेश का मित्र जो फॉरेन में है, उसने सुरेश को कुछ पैसे भेजे एज अ गिफ्ट। सेम रमेश, उसका मित्र भी फॉरेन में है, रमेश ने अपने मित्र को कुछ पैसे भेजी एज अ गिफ्ट। तो एक नेशन से दूसरे नेशन में ऐसे ट्रांसफर पेमेंट होते रहते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट भी होता है। फाइनेंशियल मार्केट मींस बैंक। इकोनॉमी में कुछ हाउस होल्ड सेव करते हैं और कुछ हाउस होल्ड्स बोरो करते हैं। सिमिलरली कुछ फर्म्स सेव करते हैं और कुछ फर्म्स बोरो करते हैं, और गवर्नमेंट भी कभी कभी सेविंग्स करती है और जरूरत पर बोरोइंग्स कर लेती है। दिस इज द मॉडल ऑफ 4 सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। लेट्स लर्न सम इकोनॉमिक टर्म्स। फर्स्ट, रियल फ्लो। इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फ्लो को रियल फ्लो कहते हैं। इट इज अ फिजिकल फ्लो। इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। सेकंड, मनी फ्लो। इकोनॉमी में फैक्टर पेमेंट्स और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फ्लो को मनी फ्लो कहते हैं। इट इज अ नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो में सिर्फ मनी इन्वॉल्व होती है। नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स होता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इसके अलावा हर कंट्री की एम्बेसीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज में, जिसको डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। नाउ नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? किसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग सब कुछ उसी कंट्री के अंदर करते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट में फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स जो घूमने के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, उनमें जो काम करने वाले डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें भी नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ डोमेस्टिक कंट्री में लोकेटेड है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इन ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं,
उन्हें भी डोमेस्टिक कंट्री का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये वर्कर्स 1 साल से ज्यादा डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करते हैं तो इन्हें डोमेस्टिक कंट्री का रेसिडेंट माना जाएगा। नाउ सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप क्या होती है? सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है। जब एक बच्चा डोमेस्टिक कंट्री में पैदा होता है तो वो उस कंट्री का सिटीजन कहलाता है। इसके अलावा अगर वो फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ है और वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे अप्लाई करना होगा। अगर इंडियन लॉ उसे अलाउ कर देता है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। नाउ रेसिडेंटशिप। रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। रेसिडेंटशिप किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज जो इंडिया में रहता है और यही अर्न करता है, यही स्पेंड करता है और यही सेव करता है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। नाउ व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हाउस होल्ड्स डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क। हाउस होल्ड्स जब मिल्क खुद के कंजप्शन के लिए परचेज करते हैं तब मिल्क एक फाइनल गुड कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो गुड्स फर्म्स में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें भी फाइनल गुड कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरीज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। Now, what are intermediate goods? Intermediate goods वो गुड्स होते हैं जो रीसेल के लिए यूज किए जाते हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिल्कमैन ने मिल्क खरीदा दोबारा बेचने के लिए, तो इस बार मिल्क एक इंटरमीडिएट गुड कंसीडर किया जाएगा। या किसी पर्सन ने कॉटन खरीदी कॉटन क्लॉथ्स बनाने के लिए, तो यहाँ कॉटन भी एक इंटरमीडिएट गुड कंसीडर किया जाएगा। कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, ये उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है। नाउ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट गुड्स की सेल्स पर कुछ टैक्सेस इंपोज करती है जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गवर्नमेंट कुछ गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है जिसको सब्सिडीज कहा जाता है। नाउ व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस? किसी गुड को बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट किया जाता है उसे उस गुड की फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। उस गुड पर फिर जो जीएसटी लगती है उसे जोड़कर और उस गुड पर जो सब्सिडीज मिली होगी उसे माइनस करके जो प्राइस ऑब्टेन होती है उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है। उसी प्राइस पर मार्केट में गुड्स सेल किए जाते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। हेंस मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। सेकंड, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड मींस जो इनकम नॉर्मल रेसिडेंट ने फॉरेन कंट्री से कमाई है, और फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड मींस जो इनकम नॉन रेसिडेंट्स ने डोमेस्टिक कंट्रीज से कमाई है। हेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड।
अब क्वेश्चन ये आता है कि पूरे देश की नेशनल इनकम कैसे काउंट होगी? हाउ नेशनल इनकम will be calculated? There are three methods to calculate national income. First, value added method. Second, income method. Third, expenditure method. Before studying these, we should know there are various aggregates of national income. First, gross domestic product at market price. डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ग्रॉस मार्केट वैल्यू को ही जीडीपी एट एमपी कहा जाता है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू मींस उन गुड्स में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और ये वैल्यू मार्केट वैल्यू है। सेकंड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ग्रॉस मनी वैल्यू को ही जीडीपी एट एफसी कहा जाता है। ग्रॉस मनी वैल्यू मींस होता है उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज की फैक्टर कॉस्ट, इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है। थर्ड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की नेट मार्केट वैल्यू को ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। नेट मार्केट वैल्यू मींस इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है और ये वैल्यू मार्केट वैल्यू है। नाउ फोर्थ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की नेट मनी वैल्यू को ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी कहा जाता है। नेट मनी वैल्यू मींस इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड नहीं है और ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर ये गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं। NNPFC is known as domestic income. Now fifth, gross national product at मार्केट प्राइस। नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू को ही जीएनपी एट एमपी कहा जाता है। सिक्स्थ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी ग्रॉस मनी वैल्यू को ही जीएनपी एट एफसी कहा जाता है। Now seventh, net national product at market price. Normal residents ने जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी नेट मार्केट वैल्यू को ही एनएनपी एट एमपी कहा जाता है। Now eighth, net national product at factor cost. नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी नेट मनी वैल्यू को ही NNP at FC कहा जाता है। And NNP at FC is known as national income. Now, let's discuss the three methods of national income measurement. First, value added method. इकोनॉमी में जो फर्म्स होते हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन करके उनसे फाइनल गुड्स बनाते हैं। जो वैल्यू एडिशन किया गया है वही उस फर्म की इनकम होती है। जो रॉ मटेरियल की वैल्यू यूज की है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है और जिस वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो इस फर्म की वैल्यू एडिशन होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। पूरी इकोनॉमी में हम सारे फर्म्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे मेजर करेंगे? सारे फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं लोगों को बेचने के लिए, हेंस उनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी सेल्स। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो फर्म्स के पास रह जाते हैं जो पूरे ईयर में सेल ही नहीं होते हैं, तो उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को हम बोलते हैं
change in stock. जो सारे फर्म्स की वैल्यू एडिशन होगी उसे हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्योंकि पहली चीज हमने सेल्स ली है, सेल्स मार्केट प्राइस पर होती है। इसके अलावा हमने गुड्स पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया है। Hence, total value addition in the economy is equal to sigma GVA MP. Sigma means होता है sum. So, sigma GVA at MP is equal to GDP at MP. अगर इसमें से हम डेप्रिसिएशन हटा दें और NIT हटा दें तो डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू आ जाएगी। फिर डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सेकंड, इनकम मेथड। फर्म्स कोई पर्सन नहीं है जिनकी कोई नीड्स हो। फर्म्स को शुरू करने वाले भी इंडिविजुअल्स होते हैं और उन फर्म्स में गुड्स प्रोड्यूस करने वाले भी इंडिविजुअल होते हैं। फर्म्स की जो भी इनकम होती है इन गुड्स और सर्विसेज को सेल करके वो सारी इन इंडिविजुअल्स में बट जाती है, जिसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो अगर हम इकोनॉमी में रहने वाले सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। हेंस अब हम इससे भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई सारी फैक्टर इनकम का सम NDP-FC होता है, मींस डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड, रेंट एंड रॉयल्टी, थर्ड, इंटरेस्ट, फोर्थ, प्रॉफिट, फिफ्थ, मिक्स्ड इनकम। हेंस NDP-FC is equal to compensation of employees plus rent and royalty plus interest plus profit plus mixed income. थर्ड, एक्सपेंडिचर मेथड। इकोनॉमी में जो लोग अर्न करते हैं वो स्पेंड कर देते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। Hence we can say sigma final expenditure is equal to GDP at MP. फाइनल एक्सपेंडिचर के भी 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फोर्थ, नेट एक्सपोर्ट्स। Hence GDP at MP is equal to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports.